चलिए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, और मैं शिवम दुबे आधार क्लासेस में फिर से आपका वापस से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, कुछ 2-3 टॉपिक्स के बारे में, और बहुत छोटी क्लास रहेगी क्योंकि एक इंट्रोडक्शन क्लास है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप केमिकल बॉन्डिंग को अपने स्तर से और बेहतर बना सकते हैं। उन थोड़े मोड़े और टॉपिक्स को लेके हम आपके आगे आए हुए हैं। और आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेस्पर थ्योरी। क्या है वेस्पर थ्योरी? आपने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सुना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे, इवन बोर्ड्स में जाएंगे, आईआईटी में जाना हो, नीट में जाना हो, किसी भी थ्योरी एग्जाम जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एंट्रेंस का, आईआईटी हो चाहे पीएमटी हो चाहे नीट हो, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आप जब केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अगर कभी भी देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को, चाहे क्लास 11th का हो या क्लास 12th के पेपर्स हों, कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई रोल होता ज़रूर है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग थ्योरी इन्हीं से कहीं ना कहीं रिलेटेड हुए मिलेंगी। दूसरी चीज़ है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि चाहे आपका जेई का पेपर हो जाए और चाहे आपका नीट का पेपर हो, दोनों में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी को अगर देखा जाए तो सबसे पहली बार कि हम इसको जानेंगे कि इस थ्योरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ये कहता भी है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो होने वाले रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के फिनोमिनों के बारे में हमें एक केमिकल बॉन्डिंग से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? केमिकल बॉन्डिंग से पता चलेगा। अब केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने कुछ टॉपिक्स पढ़ा होगा तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और उनके बाद फिर आता है वेस्पर थ्योरी। कुछ और टॉपिक्स पढ़ने के बाद क्लियर है। वेस्पर थ्योरी क्या कहता है? वेस्पर थ्योरी से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में, उसकी ज्योमेट्री के बारे में, इसके थ्रू ही हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी का मतलब ही अपने आप में है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस थ्योरी को कहा जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले इस थ्योरी में क्या कहा गया? इस थ्योरी में ये कहा गया कि जब भी वैलेंस सेल में हमको पढ़ना होता है, या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को इसके नाम से ही पता चलता है। मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है कि जब भी हमें किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, जब भी उसके शेप के बारे में हमें कुछ डिटरमाइन करना होता है, या ये भी कह सकते हैं कि वह इस थ्योरी से हमें इसके शेप के बारे में, किसके, मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से पता चलेगा, पहली चीज़। अच्छा, अब इस थ्योरी में आपको पढ़ना क्या क्या है? कारण है इस थ्योरी में आपको पढ़ना है सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज वेस्पर थ्योरी। व्हाट इज वेस्पर थ्योरी? वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, क्या क्या इनके पोस्टुलेट्स हैं, क्या क्या इनके लिमिटेशंस हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा चीज़ क्या पढ़ना है हमें? पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और तीसरा क्या कहता है आपसे? तीसरा, लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, इन तीन चीज़ों को अभी फिलहाल हम देखेंगे, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स इसमें और बहुत डिटेल में, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज वेस्पर थ्योरी। व्हाट इज वेस्पर थ्योरी? क्लियर है? वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहली बात, इस थ्योरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि जाहिर सी बात है हमारे पास अनगिनत इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम मिक्स करते जाएं तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते चले जाएंगे। क्लियर है?
तो वेस्पर थ्योरी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? वेस्पर थ्योरी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बता सकते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि अब ये कैसे शेप के बारे में बताती है? शेप के बारे में ये ऐसे बताती है कि जैसे कि आप अगर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कैसे, जब मान लीजिए कि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस वैलेंस शेल में है। क्लियर है? अब सबसे पहला एक चीज और यहां से निकल के आता है, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वेस्पर थ्योरी से जानने से पहले, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, कहा यह जाता है वेस्पर थ्योरी में कि ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताता है। कैसे? कि जो सराउंडिंग के सेंट्रल एटम्स को जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंड करके रखते हैं, उनके बेसिस पे वेस्पर थ्योरी को डिफाइन किया जाता है। अब जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि फील्ड ही ना हो, एस और पी ब्लॉक के ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो फील्ड ना हो, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि पहली चीज, इस थ्योरी से हमें शेप के बारे में पता चलेगा। दिस थ्योरी ऑल्सो डिटरमाइंस द ज्योमेट्री of the molecule. This theory also determine the geometry of the molecule. क्लियर है? इस थ्योरी से ये भी हमें पता चलेगा, जाहिर सी बात है कि जब ये शेप के बारे में बता रही है तो ये ज्योमेट्री के भी बारे में मॉलिक्यूल्स के बताएगी। क्लियर है? तीसरी चीज कि सबसे पहली बार इनको 1940 में इसके बारे में हमें जानकारी मिली थी। कब? 1940 में, दैट इज बाई सिडविक हमें सबसे पहली बार वेस्पर थ्योरी के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, इसके बाद जब हम वेस्पर थ्योरी को और डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनको गिलिसिपी और नाइलॉन थ्योरी भी कहा जाता है। गिलिसिपी एंड नाइलॉन थ्योरी भी कहा जाता है, जो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल में हमको बताया। क्लियर है? ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब एक चीज और, जहां पे आपने देखा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहा जाता है वैलेंस शेल। अब जो इसके बीच में जो रिपल्शन होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो थ्योरी है, इसमें जो रिपल्शन होता है, ये रिपल्शन किसके कारण होता है इसको भी जानिए। ये रिपल्शन होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा। किसके द्वारा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी आप बोल लीजिए या प्रिंसिपल बोल लीजिए, जो आप कहना चाहें वो दोनों सही है। क्लियर है? किसके द्वारा? रिपल्सन बिटवीन टू एटम्स, जो भी रिपल्सन होता है दो एटम्स के बीच में, वो किसके द्वारा होता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स के ही द्वारा होता है। ये हमको इस थ्योरी के ही थ्रू पता चलेगा। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने जान लिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स के द्वारा इनके बीच में रिपल्सन होता है, ये भी जान लिया। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, ये भी जान लिया। एक चीज और, जब भी कोई भी आप मान लीजिए दो एटम्स आपस में अगर वो क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, अगर दो एटम्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा वो ऐसा अरेंजमेंट बनाना चाहेंगे जिससे वो उसमें रिपल्सन जो हो वो सबसे कम हो जाए। क्लियर है? दैट इज कि एटम्स क्या करते हैं, अपने आप को इस अरेंजमेंट में रखना चाहते हैं कि जिसमें हमेशा जो उनके बीच में रिपल्सन हो रहा हो वो मिनिमाइज हो जाए। क्लियर है? दिस थ्योरी ऑल्सो प्रेडिक्ट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर है? सेकंड चीज ये कि हमेशा जो रिपल्सन होता है वो दो एटम्स ये चाहेंगे कि हम रिपल्सन सबसे कम कर लें, इसी कारणवश हमें वेस्पर थ्योरी को पढ़ने का जरूरत पड़ा। क्लियर है? दूसरी चीज, आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे हम ये देखेंगे कि वेस्पर थ्योरी में फर्दर क्या क्या और चीजें हम जान सकते हैं, फर्दर क्या क्या चीजें और जान सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं।
इतना अगर आप लोगों ने जान लिया, फिर से एक बार कहिए तो देख लें। क्लियर है? वेस्पर थ्योरी को 1940 में सेडविक द्वारा दिया गया सबसे पहली बार। इस नाम से इन्हें भी जाना जाता है क्योंकि इनको ऐसे ये केमिस्ट थे, ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको ऑनर्ड करने के लिए हम वेस्पर थ्योरी के इसके नाम पे दे देते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज़, ये थ्योरी शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताएगी। अब जब हम इस थ्योरी के पूरे फुल फॉर्म को देखते हैं, दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इसमें जो रिपल्सन बिटवीन टू एटम्स हो रहा है, रिपल्शन बिटवीन टू एटम्स जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, इट मीन्स कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा ही इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो रिपल्शन होगा ये हमेशा दोनों एटम मिनिमाइज करना चाहेंगे। वो हमेशा ये चाहेंगे, एक ऐसे अरेंजमेंट में जाना चाहेंगे कि जिसमें उन दोनों के बीच में होने वाला रिपल्सन सबसे कम हो सके। इसी के कारण वेस्पर थ्योरी का जन्म होता है। क्लियर है? इसी के कारण वेस्पर थ्योरी का जन्म होता है। क्लियर है? पहली चीज ये बॉन्डिंग के बारे में भी और डिटेल में हमें बताएगा। इसी के बेसिस पे जब आप आगे जाएंगे तो आपने और चीज़ें पढ़ी होंगी, शेप के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में। क्लियर है? इसके बाद फिर आप एक और इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है? जिसमें आप पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। वो सब फर्दर हम आगे चलेंगे। अभी जानते हैं कि इसके क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं, इनके क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं। सीधा आ जाते हैं। आप ये समझ गए वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? वेस्पर थ्योरी यही कहती है कि सबसे पहले ये आपको शेप बताएगी। जो भी शेप कैसे बताएगी? ये प्रेडिक्ट करेगी शेप को किसके थ्रू से प्रेडिक्ट करेगी? जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में क्या कर रहे हैं, उस सेंट्रल एटम को जो सराउंड करके रख रहे हैं, उसके थ्रू हमको इसके शेप के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज़, ये हमेशा अपने आप को इस अरेंजमेंट में रखना चाहेंगे जिससे इनके बीच में होने वाला रिपल्शन सबसे मिनिमाइज हो जाए। ये दो चीज़ें आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में अभी तक मैंने जानकारी दे दी। अब इसमें सबसे पहले इसके पॉस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पॉस्टुलेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? वेस्पर थ्योरी के पॉस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉस्टुलेट्स क्या कहता है? ठीक है, पॉस्टुलेट्स क्या कहता है? कई पॉस्टुलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, पॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। पहला कहता क्या है? जो हमारा वेस्पर थ्योरी है वो ये कहता है कि हमारा जो शेप या किसी भी मॉलिक्यूल का शेप के बारे में हमको बताना है तो वो कैसे बताएंगे? जितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने अभी आपको बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जो s और p ऑर्बिटल में जो फील्ड ना हो, ऐसे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा मैंने? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन decides the shape of the molecules, shape of the molecules। क्लियर है? पहला पॉस्टुलेट्स जो आपको देखने को मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। कैसे? जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितनी खाली जगह होगी उसमें, उसी बेसिस पे इसका शेप डिसाइड होता है। पहले इसके पॉस्टुलेट्स के बारे में, इसको पॉस्टुलेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आप जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। दूसरा क्या हो गया? पहला ये बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। दूसरा क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा ये होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के पास अब ऐसी टेंडेंसी होती है या ऐसी वो टेंडेंसी करना चाहेंगे कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन के बीच में या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो होना चाहिए वो मिनिमाइज होना चाहिए, या वो अपने आप को मिनिमाइज करना चाहते हैं। क्लियर है? क्या? पहली बात, द इलेक्ट्रॉन्स हैव टेंडेंसी टू
मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, रिपल्शन मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होने वाला है वो इसको मिनिमाइज करना चाहेंगे। क्लियर है? कैसे? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। किसके बीच में? एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितना इनके बीच में रिपल्शन कम होगा उतना ही ज्यादा इनका डिस्टेंस होगा। ठीक है, मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या? एंड मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? फिर से समझिए, पहला क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेकंड क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप या इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहना ज़्यादा उचित होगा। क्लियर है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कर लीजिए, तो द इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज, क्या टेंडेंसी होती है उनकी? उनको मिनिमाइज करने का या अपने आप को इस तरीके से अरेंज करने का कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कम हो जाए, और जितना इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कम होगा उतना ही ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस बनेगा। जैसे कि आप देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। क्लियर है? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जितना इनको करीब लाएंगे उतना ही ज़्यादा इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा। जितना आप इनके करीब लाएंगे उतना ही रिपल्सन बढ़ेगा, या जितना आपस में ये करीब आएंगे उतना रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा। बट जैसे जैसे हम इनको डिस्टेंस देते जाएंगे, इनके बीच में डिस्टेंस आता जाएगा, वैसे वैसे इनके बीच के में जो रिपल्सन लगने वाला है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन भी कम हो जाएगा। तो इसमें यही कहा गया, द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, एंड जैसे ही यहाँ पे इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन कम होगा, इट मीन्स कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर जा चुके हैं और वहाँ पे मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके बीच में? किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इस वजह से इनके बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा। ये दूसरा थ्योरी कहता है, दूसरा पॉस्टुलेट कहता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा ये होगा, अब बताइए, जैसे मान लीजिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या कहता है? मान लीजिए कि तीसरा क्या है? इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले जानते हैं कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 3 या 3 से अधिक एटम से मिलकर बने होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दैट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हम लिखने चाहें तो मेड अप विथ 3 और मोर देन 3 एटम्स। ठीक है, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम जानते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हमने जान लिया कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमने एक चीज़ आपको बताया कि वहाँ पे आपको सराउंडिंग एटम्स मिलेंगे, या सराउंडिंग ऐसे क्या है इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो सेंट्रल एटम्स को डिफाइन करेंगे, या सेंट्रल एटम्स को क्या करेंगे? वो होल्ड करके या सराउंड करके रखेंगे। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है कि जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया तो इसमें कोई एक ऐसा होगा, इनमें से मान लीजिए 3 या 3 से अधिक एटम्स हैं, इनमें से कोई एक ऐसा एटम होगा जिसको हम क्या कर देंगे? एज अ ट्रीट करेंगे सेंट्रल एटम। क्या ट्रीट करेंगे? सेंट्रल एटम ट्रीट करेंगे। क्लियर है? क्या ट्रीट करेंगे? सेंट्रल एटम। कैसे? इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम ये बताएंगे कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ये किससे बने होते हैं? 3 या 3 से अधिक एटम से जो मिलकर बना होगा उसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। दूसरा, एक एटम को इन्हीं में से मान लीजिए 4 का बना हो, मान लेते हैं कि ये 4 एटम से मिलकर बना हो कोई एक मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इसमें से कोई एक एटम हम उठा लेंगे जिसको हम क्या कंसिडर करेंगे? सेंट्रल एटम करेंगे, और बाकी जो होंगे
बाकी जो होंगे, मान लीजिए कि बाकी जो होंगे वो क्या करेंगे, उसको पूरे को लिंक कर लेंगे आपस में या सराउंड कर लेंगे। दिस थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन्स दिस पोस्टुलेट। मतलब जब भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कहा यह जाता है कि जब भी 4 एटम होंगे, मान लेते हैं अगर 4 एटम का मॉलिक्यूल है हमारा, इट मीन्स इसमें से एक को हमने क्या मान लिया, एक को हम मान लेंगे सेंट्रल एटम, और बाकी जो होंगे, बाकी जो बिलोंगिंग एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, इनको सराउंड करके रखेंगे। ये इसका तीसरा पोस्टुलेट हो गया। ये क्या हो गया, तीसरा पोस्टुलेट हो गया। क्लियर है। अब क्लियर है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, एक चीज और, आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में सुना होगा। तो ये थ्योरी ये भी कहती है कि दिस थ्योरी कौन सी थ्योरी, वेस्पर थ्योरी कौन सी थ्योरी, वेस्पर थ्योरी ऑल्सो अप्लाइज ऑन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, या रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने किसी भी मॉलिक्यूल का, आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहा जाता है, जितने उसके पॉसिबल फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस थ्योरी ऑल्सो अप्लाइज ऑन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्लियर है, ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है, ठीक है। अगर मान लीजिए, क्लियर है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे, अगर मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कहीं वैलेंस शेल में, मान लीजिए वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं और आपस में ज़्यादा करीब आ जाते हैं, इट मीन्स उनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स उनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा। दिस थ्योरी ऑल्सो इम्प्लाइज दैट। क्लियर है, दिस थ्योरी ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब भी आपका रिपल्सन बढ़ेगा या वो आपस में करीब आएंगे, करीब आने का मतलब उनके बीच के डिस्टेंस कम होगी, इट मीन्स कि वहाँ पे रिपल्सन बढ़ जाएगा। ऐसा हम लोगों ने पहले में ही पढ़ा कि इसमें क्या कहता है, दूसरी जो पोस्टुलेट हमने पढ़ा उसमें यही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए आपस में बहुत करीब आ जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन के केसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। अब ये हो गए 5 पोस्टुलेट्स हो गए। आप इसके बाद देखते हैं एक और, ठीक है। एक सेकंड बस। ठीक है, अब लास्ट इसका पोस्टुलेट एक देखते हैं। कहा, अब कहता ये है, जैसे मान लीजिए कि इसने क्या कहा, जब डिस्टेंस कम होगा इट मीन्स दे विल रिपेल ईच अदर। इफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर then they repel each other, क्लियर है। अब इफ इलेक्ट्रॉन्स लाई फॉर फ्रॉम ईच अदर, इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये जब करीब आते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है, और जब ये दूर जाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा, द रिपल्सन विल बी लेस। क्लियर है, इतने पोस्टुलेट्स हो गए। क्लियर है, आपने पढ़ा, ठीक है, दिस थ्योरी। अब इतने पोस्टुलेट्स के बारे में आपने पढ़ लिया। क्लियर है। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहला ये पढ़ा कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई भी
एटम होगा। दूसरी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि जहाँ एक सिमेट्री की बात आती है, ठीक है, अगर इनके बीच में सेंट्रल एटम जो हमारा मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होगा, अगर इनकी सराउंडिंग की बात करें, अगर सराउंडिंग एटम या सराउंडिंग बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या जाहिर सी बात है कि हमारा जो सेंट्रल एटम होगा वो कहीं ना कहीं बॉन्ड पेयर्स के साथ क्या करेगा, सराउंड करेगा। क्लियर है? तो सराउंड करेगा, और अगर ऐसा होता है कि लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर के साथ ये सराउंड कर रहे हैं, इट मीन्स कि ठीक है, अगर हमारा, फिर से सुनिए, अगर हमारा, एक सेकंड होल्ड करिएगा बस, फिर से पढ़ते हैं। क्लियर है? कहता हूं मैं कि अगर मान लीजिए हमारा सेंट्रल एटम ये सराउंडेड है किसके द्वारा? इफ सेंट्रल एटम is surrounded by lone pair and bond pair, it means कि इनका जो शेप हो सकता है वो डिस्टॉर्टेड शेप भी हो सकता है। इट मीन्स इनका जो शेप होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर सेंट्रल एटम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स के साथ सराउंड है, इट मीन्स it tends to have distorted shape. It tends to have distorted shape. क्लियर है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका शेप भी क्या होगा, डिस्टॉर्टेड हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्लियर है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रेंथ होगा रिपल्सन का, वो दो लोन पेयर्स के ही बीच में होगा। ये भी इस थ्योरी के बारे में थ्योरी से ही पता चलता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर है? ठीक है, और जाहिर सी बात है हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन is strongest in lone pairs। लोन पेयर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। अब जाहिर सी बात है अगर लोन पेयर्स में स्ट्रेंथ रिपल्सन की सबसे ज़्यादा हो रही है तो वीकेस्ट किस में होगी, एंड वीकेस्ट इन बॉन्ड पेयर्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये थ्योरी हमको ये भी बताती है कि स्ट्रेंथ की जब हम बात करेंगे तो रिपल्सन के बीच में हमेशा स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। किसके बीच में? जब लोन पेयर की बात होगी। कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इन 2 लोन पेयर्स हमेशा स्ट्रेंथ जो होगी रिपल्सन की वो सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम किसके बीच में होगी? सबसे कम 2 बॉन्ड पेयर्स के बीच में होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होगी रिपल्सन की वो 2 लोन पेयर्स के बीच में, और सबसे कम 2 बॉन्ड पेयर्स के बीच में स्ट्रेंथ होगी। किसकी? इसमें रिपल्सन की, और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्सन इज वीकेस्ट इन 2 बॉन्ड पेयर्स। क्लियर है? दूसरा चीज़, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे सेंट्रल एटम के अराउंड होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे सेंट्रल एटम के अराउंड होंगे, क्लियर है? एक सेकंड रुक जाइए। फिर से समझिए, कहता क्या है कि हमने आपको भी एक टॉपिक पीछे ही पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा वो सेंट्रल एटम के जो भी अराउंड होगा, उस बात को ध्यान रखिएगा कि वो जब एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, इट मीन्स कि वो रिपेल करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स
इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो अराउंड होंगे किसके, सेंट्रल एटम के, क्लियर है। और जब भी ये करीब आएंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी सेंट्रल एटम्स के करीब जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा वो क्या करेगा, अगर बहुत करीब आ जाएंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम कम्स closer to each other, they will रिपेल ईच अदर। और इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण उस मॉलिक्यूल में एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ें हमने आपको बताई कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो भी सेंट्रल एटम के अराउंड होगा वो जब भी करीब आएंगे दे विल रिपेल ईच अदर, एंड ये क्या रिजल्ट करेगा, इट विल रिजल्ट इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल, क्लियर है। क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी में इंक्रीज कर देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी, इसको दोबारा जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से समझिए कि जब भी कोई सेंट्रल एटम के करीब दो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं और वो करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, डिस्टेंस मिनिमम होगी, और जब डिस्टेंस मिनिमम होगी तो वहाँ पे उस मॉलिक्यूल में एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे उस मॉलिक्यूल में एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। दिस ऑल्सो टेल्स इन द वेस्पर थ्योरी, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चाहिए तो इस चीज़ को यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, दिस रिजल्ट्स एज क्या होगा, या ऐसे लिख लीजिए, दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्लियर है। ये इतने पॉस्टुलेट्स हैं जो हमारे ख्याल से आपके लेवल तक बहुत हैं, क्लियर है, ठीक है। क्लास 11th में इतना आपको बताया जाता है, इतने की ही आपको जानकारी है, क्लियर है, और इतनी जानकारी आपको दी जा रही है, सॉरी फॉर दैट, क्लियर है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप देखें और फिर फर्दर एक और दो टॉपिक अगर इसमें मुझे याद आता है तो मैं अभी उसको ऐड ऑन करूँगा। इसके बाद फिर क्या हमको पढ़ना है, क्लियर है। और एक चीज़ और, अगर जाहिर सी बात है ये करीब आ रहे हैं तो एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका वाइस वर्सा होगा। क्या होगा, वाइस वर्सा होगा। क्लियर बात है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम्स lie far from each other, इनमें एनर्जी में क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इनके बीच में रिपल्सन भी कम हो जाएगा, जब भी फार होंगे रिपल्सन कम हो जाएगा, इट मीन्स इनमें इंक्रीज जो एनर्जी इसमें हो रहा था इसमें डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है, ये चीज समझ गया आप, क्लियर है। इसमें एनर्जी लो हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो सेंट्रल एटम के अराउंड हैं वो उससे दूर चले जाएंगे, अगर दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो रिपल्सन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि द रिपल्शन बिटवीन देम, will be less and this results in an
डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर है? कितनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली पोस्टुलेट्स में, इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से ध्यान दीजिए इन दोनों टॉपिक्स को, क्योंकि ये बहुत डीप और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, अगर वो आपस में करीब आते हैं, इट मीन्स उनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा, और जब रिपल्सन बढ़ जाएगा तो उस मॉलिक्यूल में एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? इसी का वाइस वर्सा है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के, जो सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो दूर चले जाते हैं, ठीक है, लाई फार फ्रॉम ईच अदर, द रिपल्सन बिटवीन देम विल बी लेस एंड दिस रिजल्ट्स इन एन डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर है? दिस रिजल्ट्स इन एन डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर है? इतने पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लियर है? इतना बहुत है अभी आपके लिए, इतनी की जानकारी रखें, इसको रिवाइज करते रहें। आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट्स हो गए हैं, अभी क्या पढ़ते हैं? अभी पढ़ते हैं लिमिटेशंस। अभी क्या पढ़ते हैं? लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में जानकारी लेंगे। पोस्टुलेट्स आपने इतना पढ़ लिया, आगे फिर हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।